बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और उनकी एक बहन रहते थे। सातों भाइयों की इकलौती बहन बहुत ही शांत स्वभाव की और आज्ञाकारी थी। सबसे छोटा भाई एक आंख से काना था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बहुत प्यार एवं लगाव था। दिन भर सातों भाई खेतों में काम करते और उनकी बहन घर पर उनके लिए खाना बनाती। एक दिन सातों भाई खेत में काम करने जाने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आज सरौटी का साग खाने का मन है तो आज रात खाने के लिए तुम सरौटी का साग बना देना। भाइयों के जाने के बाद बहन ने अकेले जंगल में जाकर सरौटी का साग तोड़कर लेकर आई और बड़े प्यार से सरौटी का साग बनाने से पहले उसे काटने लगी। इसी दौरान उसकी उंगली कट गई और खून की तेज धार निकलने लगी, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो गया और थोड़ा खून साग पर भी गिर गया। बहन ने सोचा, भाइयों के आने का समय हो रहा है। उसके पास अब इतना समय नहीं है कि वह दोबारा जंगल में जाकर साग तोड़कर लेकर आए, इसलिए उसने वही साग की सब्जी बना दी। जब उसके भाई खेत से लौटकर आए तो छोटी बहन ने हमेशा की तरह सबके लिए खाना परोसा और सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। भाइयों ने पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ की और उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाए हुए साग हमने बहुत बार खाए हैं, लेकिन आज की सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत है। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पहले तो बहन डर से सहम गई, कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर भी थोड़ा सोचकर वह बोली, कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही आज भी बनाई हूँ। अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर बहन ने फिर से वही साग की सब्जी बनाई, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिला। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने के लिए सातों भाइयों ने बहन से उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद की। मजबूर होकर बहन ने सारी घटना बता दी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि जब बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा होने लगी। छोटे भाई को छोड़कर बाकी सभी भाइयों ने अपनी बहन को मारकर उसका मांस खाने के लिए राजी हो गए। उनकी ये सभी बातें बहन दीवार के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगा कि उसके भाई उसका मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाइयों ने शिकार खेलने जाने के बहाने अपनी बहन को साथ लेकर घने जंगल में चले गए, जहाँ पहले से ही उन्होंने एक मचान बना रखा था। मचान के पास पहुंचकर बड़े भाई ने बहन को कहा, तुम इस मचान पर चढ़कर बैठ जाओ। इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार सातों भाइयों ने बहन को मचान के पास छोड़कर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का बहाना बनाकर चले गए। बहन को आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूरी हो, इसलिए वह मचान पर जाकर बैठ गई। सभी भाई मचान से कुछ ही दूरी पर स्थित एक डोंगरी पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुँचे। सबसे पहले बड़ा भाई डोंगरी के ऊपर गया और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ दिया, लेकिन तीर बहन को न लगकर उसके बगल में आ गिरा। ये देखकर बहन ने कहा, भैया जान से मारना ही है तो तीर सीधे मेरे छाती में मारो, इधर उधर तीर क्यों चलाते हो। फिर सभी भाइयों ने बारी बारी से तीर चलाया, लेकिन किसी का भी तीर बहन को नहीं लगा। जब सबसे छोटे भाई की बारी आई तो उसने तीर चलाने से मना कर दिया। बहन को भी पता था कि उसका सबसे छोटा भाई उस पर तीर नहीं चलाएगा, लेकिन सभी भाई उस पर तीर चलाने का दबाव डालेंगे। इधर 6 भाइयों ने छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश दिया कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह ही उसे भी मार दिया जाएगा। छोटे भाई ने उदास मन से तीर को दूसरी दिशा में छोड़ा। हर बार की तरह इस बार भी बहन ने कहा, भैया जान से मारना ही है तो तीर को सीधा मेरी छाती में मारो, इधर उधर तीर क्यों चलाते हो। इतने में ही छोटे भाई का तीर सीधे बहन के सीने को भेद दिया और बहन की आत्मा शरीर से बाहर निकल गई।
और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगी, ये देखने के लिए कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कितने उतावले हैं। बहन की मौत के बाद सभी भाई मचान के पास आए और बहन के शरीर को काटने लगे। छोटा भाई यह सब देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तब बड़े भाई ने बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियां लाने के लिए उसे जंगल में भेज दिया। छोटे भाई ने जंगल में ढेर सारी सूखी लकड़ियां जमा कर ली। उसके भाई ने जो लकड़ी लाने के लिए रस्सी दी थी वह बहुत छोटी थी, वह रस्सी इन लकड़ियों को बांध नहीं सकती थी। देर होने के डर से छोटा भाई उदास होकर रोने लगा। तभी वहाँ से एक नाग गुजर रहा था। उसने छोटे भाई को रोते हुए देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तब छोटे भाई ने कहा, मेरे बड़े भाइयों ने मेरी बहन को मारकर उसका मांस पकाने के लिए मुझे लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा है। मेरी रस्सी छोटी है, इनसे मैं लकड़ियाँ नहीं ले जा सकता। अगर मैं समय पर नहीं पहुँचा तो मेरे भाई मुझसे नाराज हो जाएंगे और बहन की तरह मुझे भी मार देंगे। उसकी बात सुनकर नाग ने कहा, मैं इन लकड़ियों में रस्सी की तरह चिपक जाता हूँ और तुम जैसे ही वहाँ लकड़ियाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और छोटे भाई ने ऐसा ही किया। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित थे कि कैसे उनका छोटा भाई एक छोटी रस्सी होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आ गया। इसके बाद वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके भेजा। छोटा भाई पानी लेने के लिए एक कुएं के पास गया और घड़े में पानी भरने लगा, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी बाहर निकल जाता। तब छोटा भाई वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगा कि बिना पानी के वापस गया तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। ये सारी घटना कुएं के मेंढक, केकड़े और मछलियां सुन व देख रहे थे और वह तीनों ने छोटे भाई से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तब छोटे भाई ने उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बताया और कहा कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर के मांस को कैसे खा सकता हूँ और नहीं खाया तो बड़े भैया लोग मुझे भी मार देंगे। तब मेंढक ने कहा, तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़े ने कहा कि तुम हमें भी साथ लेकर चलो। जब तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वह हड्डियों को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। इससे बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर छोटे भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब बहन का पका हुआ मांस खाने के लिए परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपकर छोटे भाई ने बहन की मांस को एक गड्ढे में डाल दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। जब बड़े भाइयों ने बहन की मांस को खाया तब छोटे भाई ने मछली खाई और जब बड़े भाइयों ने बहन की हड्डी को खाया तब छोटे भाई ने केकड़े को खाया। इस तरह बड़े भाइयों को शक नहीं हुआ कि छोटे भाई ने बहन की मांस को नहीं खाया। कुछ समय बाद जहाँ बहन के मांस को गाड़ा गया था उस जगह बांस का एक झुंड उग आया। इस घटना के कई वर्ष बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बसौंदा के पास से गुजर रहा था और उसने इतने सुंदर सुंदर बांस के पेड़ को देखकर सोचा कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। तभी उस बांस से आवाज आई, ना काट रे जोगी इस बांस को, ये तो मेरे भैया ने लगाया है। लेकिन फिर भी जोगी ने बांस का एक मोटा टुकड़ा काट लिया, ये सोचकर कि बांस की आवाज इतनी सुंदर है तो इसका केंद्रा बनेगा तो उसमें से कितनी मधुर आवाज निकलेगी। और जोगी ने उस बांस से एक बहुत सुंदर केंद्रा बनाया। केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है इसकी ध्वनि से लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े भाई के घर पहुँच गया और अधिक धन के लालच में जोगी ने जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू किया, परंतु इस बार केंद्रा की मीठी सुरीली स्वर कर्कश हो गई और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता तो बार बार एक ही धुन निकलती, ना बाज रे केंद्रा ना बाज रे केंद्रा, ये तो है मेरे दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़े भाई ने जोगी को मारपीट करके अपने घर से भगा दिया। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर एक भाई के घर गया, लेकिन हर बार की तरह वही धुन निकलती, ना बाजरे केंद्रा ना बाजरे केंद्रा, ये तो है मेरे दुश्मन का घर। ये धुन सुनकर सारे भाइयों ने जोगी को डांट डपट कर घर से भगा दिए।
अंत में जोगी छोटे भाई के घर पहुंचा। छोटे भाई के द्वार पर पहुंचते ही केंद्रा खुद ही बजने लगा। जोर जोर से बाज रे केंद्रा, जोर जोर से बाज रे, ये तो है मेरे छोटे भाई का घर। इतना मधुर मीठा स्वर सुनकर छोटे भाई को अपनी बहन की याद आ गई और यह धुन सुनकर छोटे भाई से नहीं रहा गया, तो उसने जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहर देकर उसे खरीद लिया और जोगी की अच्छी खातिर बात करके उसे विदा किया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन छोटे भाई को अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजाया है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। यह देखकर उसे हैरानी तो हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब भी छोटा भाई काम से बाहर जाता, यही घटना हर बार देखने को मिलती। उसका कमरा सजल सजाया और साफ सुथरा रहता। छोटे भाई के मन में यह जानने की जिज्ञासा उमड़ी कि आखिर मेरे घर को इतनी सुंदर ढंग से कौन सजाता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है, लेकिन वो लोग सजावट करने की बात से साफ इनकार कर देते हैं। एक दिन छोटे भाई ने सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला और चुपके से वापस आकर अपने कमरे में रखे एक चटाई के अंदर छुप गया। कुछ समय के इंतजार के बाद छोटे भाई ने देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा के अंदर से बाहर निकली, कमरे के अंदर आई और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्र में समा गई। यह देखकर छोटे भाई की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस लड़की की शक्ल उसकी छोटी बहन की जैसी थी। इसीलिए छोटे भाई ने अगले दिन फिर से एक बार उसी चटाई में छुपकर लड़की के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में केंद्रा से वही सुंदर लड़की बाहर आई। उसने पूरे कमरे की साफ सफाई की और जैसे ही अपना काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने लगी, तब छोटे भाई ने उसे रोक लिया और तुरंत केंद्रा को जला दिया। जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो गई और दोनों भाई बहन खुशी खुशी से अपना जीवन जीने लगे।